हमने लास्ट एपिसोड में मैडम ऑफ ब्लॉक के बारे में सुना था। अब ये दोनों चल पड़ते हैं मैडम ऑफ ब्लॉक से मिलने के लिए। ये चलते हुए विवी को बताती है कि अगर आपके पास यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है तो आपको अपने फ्रेंड के साथ ही रहना पड़ेगा, और अगर तो आपके पास फूड नहीं है तो आपको फूड शेयरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ सब लोग ऐसे ही रहते हैं तो बेहतर है कि तुम भी ऐसे रहना सीख लो। विवी कहता है ऐसे लगता है यहाँ प्राइवेट स्पेस किसी को भी नहीं दी जाती, और इतने में ही वो कहती है कि हम फाइनली वहाँ पहुंच चुके हैं जहाँ के लिए हम निकले थे। और इतने में हमें मैट्रियार्च हाउस दिखाया जाता है जिसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। और वो अंदर एंटर होते साथ ही कहती है कि मॉम मैं आ चुकी हूँ। विवी मन में सोचता है क्या ये इसकी मदर है। इतने में वो विवी को देख के कहती है कि ये लड़का तुम कहाँ से लेके आई हो, और लगता है तुम सारा दिन इसी से ही बातें करती रहती हो। वो कहती है मॉम मैंने ऐसे कब कहा आपको। विवी कहता है कि ये मैट्रियार्च की बेटी है जो कि ब्लैक ट्राइब्यूट की हेड है। इसका मतलब है ये नाइट फॉक है जिसने हुगो के नॉस को इंजर्ड किया था, और यही रीजन है जिस वजह से मैं अपनी डिग्रेशन से पहले लेन और माउंटेन की दूसरी तरफ कभी भी नहीं आया। और वो मन ही मन में सोचता है कि अगर मैं अपनी पास्ट लाइफ में लेन और माउंटेन को क्रॉस करके इस तक पहुंच जाता तो क्या होता। उस टाइम मेरी कंपाउंड पावर भी 0 थी, असैसिनेशन में भी मैं 0 था, तो ये मुझे एक ही झटके में खत्म कर डालती। इतने में विवी के सामने आ जाती है, और विवी मन ही मन में सोचता है कि अगर तो मैं यहाँ से भागा तो सिर्फ 20% चांस है कि मैं इनसे बच सकूं, क्योंकि मेरी बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड है। और वो विवी को काफी हैरानगी से देखती है और कहती है ये चेहरा मैंने पहले देखा हुआ है। विवी मन में सोचता है कि क्या इसे पता तो नहीं चल गया मैं हुगो ब्लड लाइन से हूँ। साथ ही ये बोल के कहती है नहीं, एम्पिरिकल मैन सेम ऐसे ही होते हैं। मैट्रियार्च अपनी बेटी से पूछती है कि आप तुम इसका क्या करोगी। वो कहती है कि जैसे ही इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी तो ये हमारे बहुत काम आएगा। ये वही पर्सन है जिसने मैडम ऑफ एटलैक का सामना किया था। वो कहती है नहीं, इसकी बॉडी ठीक है या नहीं मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि क्या ये हमारे काम आ सकता है। वो कहती है नहीं मॉम ऐसी भी बात नहीं है, मैं इसे अपने स्लेव के तौर पे यूज करना चाहती हूँ, और जब मैं शिकार पे जाऊंगी तो ये मेरे लिए यूजफुल होगा। वो कहती है ठीक है मेरी बेटी, आप ही है क्योंकि इस स्लेव की ओनर आप हो, जो भी करना चाहो इसके साथ। इतने में वो शर्माते हुए विवी की तरफ देखती है तो विवी पागलों की तरह इस पिलर के साथ लगा हुआ था, और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। विवी उससे पूछता है क्या मैं आपसे क्वेश्चन करूं, और विवी उसे कहता है आपका क्या नाम है। इतने में वो काफी गुस्से से कहती है एकदम मेरे स्लेव को क्या हो गया कि वो मेरे से ही क्वेश्चन पूछ रहा है। विवी उसे कहता है कि मैं तुम्हें मास्टर नहीं कहना चाहता, इसलिए तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। ये कह दिया मेरा नाम एन है। विवी से कहता है मेरा नाम विकर है, और अब तुम मेरे से क्या चाहती हो एन। तो फिर गुस्से से विवी से कहती है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझे नाम से बुलाया है। इतने में विवी से कहती है कि चलो मैं तुम्हें अपना पहला ऑर्डर देने जा रही हूँ। तुम्हारा पहला ऑर्डर ये है कि तुम्हें अपना घर खुद ही बनाना पड़ेगा जिसके अंदर तुम अब से रहोगे। और वो मन में सोचती है कि अब इस एरोगेंट स्लेव को मजा चखाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है ये एम्पिरिकल बॉस्टर्स घर बनाने में काफी ज्यादा माहिर होते हैं। और विवी यहाँ सोच रहा था कि घर अब मुझे ये कैसे बनाना चाहिए। इतने में ही वो मुस्कुराते हुए कहता है चलो ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा एंजॉयमेंट का सामान है। एन काफी ज्यादा हैरानगी से की देखती है। विवी उसे कहता है ये लो आपका ऑर्डर मैंने पूरा कर दिया। एन कहती है कि इसने तो बहुत जबरदस्त टेंट बनाया है, मुझे लगा था कि ये तो इंजर्ड है, ये अपना घर नहीं बना सकता। और इतने में हम देखते हैं एन ने बीवी से छुपा के कुछ पकड़ा हुआ था, और वो मन में कहती है कि अब इसकी नहीं जरूरत, इसने खुद ही घर बना लिया है। और बीवी मन में सोचता है कि कुछ समय पहले जब मैं रिबॉर्न नहीं हुआ था हमें सिर्फ स्वॉर्ड ही चलाना आता था या स्वॉर्ड बनानी आती थी, जिस वजह से हम सरवाइव नहीं कर पाते थे। लेकिन अगर हमें इस सिचुएशन में सरवाइव करना है तो हमें काफी ज्यादा स्किल्स को सीखना पड़ेगा। इतने में बीवी से कहता है चलो मेरे साथ चलो, मुझे लगता है कि मैट्रियार्च का टेंट काफी ज्यादा अनस्टेबल है। वो कहती है मदर हाउस तुम्हें कैसे पता। इतने में वो उसे सारी स्टोरी बताता है कि मैंने वहाँ खड़े उस सारी सिचुएशन को एनालाइज किया। वो कहती है चलो मैं भी काफी समय से यही चीज को सोच रही थी। इतने में वो कुछ मिट्टी इकट्ठी करता है तो एन काफी हैरानगी से देख रही थी, और वो उस मिट्टी से कुछ ईंटों को बनाता है। एन ये सीन देख के काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि ये क्या कर रहा है, और वो कुछ ईंटें बना के अब मैट्रियार्च के पास पहुंच चुके थे, और वो मैट्रियार्च को सारी स्टोरी सुनाते हैं। तो वो कहती है अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इतने में वीवी उसके टेंट को टेबल कर देता है उन ईंटों से जो उसने बनाई थी। मैट्रियार्च कहती है बहुत खूब, काफी समय से मैं इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थी, मेरा टेंट लीक करता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मसला इस पिलर में है। और वो वीवी को शाबाश दे दी और कहती है जबरदस्त, मुझे लगता है कि मेरी डॉटर ने जिसका इंतखाब किया है वो काफी ज्यादा यूजफुल मेल है। वो एन से कहती है कि चलो आप इसे ले जाओ और इसका बहुत ख्याल रखना। और हमें वीवी
वीवी अब इस रिवर के पास नजर आता है जहाँ एन उसे कहती है बात सुनो मेरी। एन कहती है कि क्या तुम स्लेव बन के थके नहीं हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें इस ट्राइब का ऑफिशियल मेंबर बन जाना चाहिए। वीवी उसकी बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है अभी नहीं, स्लेव बनना इतना भी बुरा नहीं है। और मन ही मन में सोचता है कि ये बास्कर विले की फैमिली का पार्ट होने से या अंडरडॉग सिटी में रहने से काफी ज्यादा सुकून दे चीज है। एंड बीवी से कहती है चलो अब तुम्हें मुझे फॉलो करना पड़ेगा, मैं अब तुम्हारी मदद करूंगी इस ट्राइब में सरवाइव करने में और इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में। और वो बीवी से कहती है अगर तुमने अपनी जॉब को अच्छे से किया तो मैं तुम्हारे गले में से इस रस्सी को उतार डालूंगी। बीवी कहता है क्या तुम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती। एन कहती है तो तुम क्या चाहते हो कि इसके अलावा मैं क्या करूं, मुझे तुम काफी ज्यादा ईमानदार लगे हो, चलो अब हमें चल के शिकार करना है। वो कहता है शिकार क्यों। वो बीवी को बताती है कि कुछ समय पहले वॉरियर्स ने मॉन्स्टर रैबिट्स को पकड़ने की काफी कोशिश की लेकिन वो पकड़ने में नाकाम हो गए जिस वजह से हमारे ट्राइब के बच्चों को मीट नहीं मिल सका। और वो बीवी से कहती है कि अगर तुम अपने स्लेव टाइटल को खत्म करके कमांडर टाइटल में आना चाहते हो तो चलो हमें ज्यादा से ज्यादा शिकार को पकड़ना है। इतने में बीवी की कमर पे थप्पड़ मारते हुए कहती है कि चलो मुझे लगता है कि तुम्हें इससे कोई भी मसला नहीं होगा। और वो बीवी से कहती है चलो तुम्हें अब मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें स्लेव से कमांडर बनने की टेक्निक बता दी है। बीवी कहता है अच्छा चलो ठीक है तो हम शिकार पे चल रहे हैं। ये सुन के वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बीवी से कहती है चलो हम कल सुबह होते ही शिकार पे चलेंगे। बीवी कहते है वो तो ठीक है लेकिन तुम इतनी ज्यादा स्माइल क्यों कर रही हो। वो कहती है नहीं मैं तो स्माइल नहीं कर रही। इतने में ये करा यहाँ इनकी बातें सुन रहा था और इनसे काफी ज्यादा जेलस हो रहा था। तो उसी तरफ एन बीवी से रोमांस कर रही थी जो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और कहता है ये बॉस्टर स्लेव इससे इतना ज्यादा क्यों अटैच हो रहा है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये पर्सन कहता है हैजिंग सेरेमनी का वक्त आ चुका है तो सारे शिकारी मेरे पास इकट्ठे हो जाएं। ये ब्लॉक शमाना था जिसे ओमेन कहा जाता था। सब इसके पास इकट्ठे हो जाती है, कहता है चलो सब मेरे से ब्लेसिंग लो, अगर किसी ने ना ली तो वो शिकार में कामयाब नहीं हो सकता। एन बताती है कि ब्लॉक शिकारी जब इन मॉन्स्टर्स को किल करते हैं तो काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं तो ये ब्लैक चारकोल अपने फेस पे मल लेते हैं ताकि वो गॉड ऑफ डेथ से अपने आप को छुपा सके। वीवी ने देख के काफी ज्यादा हैरान था। ये लड़ी मन में कहती है कि ये भेड़ से आ गया है। ये पर्सन कहता है चलो एक फॉर्मेलिटी पूरी करो, ये सिर्फ अपनी पोजीशन बनाने के लिए यहाँ आया है। ये इस पर्सन के मुंह पे मलते हुए कहता है कि जो पर्सन मेरी ब्लेसिंग नहीं लेता वो हमेशा से फेल होता आया है। बीवी से देखने के बाद मन में सोचता है कि इसकी तो कोई पोजीशन नहीं है, इसका काम मीनलेस है तो इसे फर्क कराया जाए। ये पर्सन कौन था। ये बीवी की तरफ आ रही थी। बीवी कहता है ओए ये तुम क्या बन चुकी हो। काफी गुस्से में बीवी से कहती है कि इसीलिए मैं इस शमाना के पास नहीं जाना चाहती, ये मेरे चेहरे को बदसूरत बना देता है। इतने में बीवी को ये पटा देती है और कहती है चलो अब ये तुम भी पहन लो। बीवी कहता है ये तो कुत्ते का पटा है। वो कहती है अम्मी जब कोई शिकार पे जाता है तो यही पहनता है। और फिर बीवी शिकार के लिए तैयार हो जाता है और इस मॉन्स्टर पे ही दोनों बैठ जाते हैं। तो बीवी से कहती है मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें मुझे जोर से पकड़ना पड़ेगा नहीं तो तुम गिर जाओगे। बीवी कहता है नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। कहती है चलो फिर हम चलते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो बीवी अपना सल्तनत गवा बैठता है। एन इसे देख के मुस्कुराना शुरू कर देती है और कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे जोर से पकड़ो, तुमने नहीं पकड़ा तो देखो तुम जमीन पे जा गिरे हो। बीवी काफी बुरे से जमीन पे गिरा था और मन में सोचता है क्या अब मैं यहाँ से उठ पाऊंगा क्योंकि मेरी बॉडी की कंडीशन काफी ज्यादा बुरी है। और फिर बीवी काफी हैरानगी से देखता है ये पर्सन वहाँ पहुंच चुका था और बीवी को काफी ज्यादा गुस्से से देखता है। ये कहती है ओहन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओहन कहता है एन लगता है कि तुम इस स्लेव को अपने साथ शिकार पे लेकर जा रही हो, इस बार मैं तुमसे ज्यादा मॉन्स्टर्स को पकड़ के लाऊंगा। और देखो मैंने अपने ग्रैंडफादर का ऑनरेबल लाइन को पहन लिया है। और इतने में बीवी की तरफ बढ़ता है और जोरदार हिट दे मारता है बीवी को। बीवी से दूर जाके गिरता है और कहता है ये बास्टर यहाँ क्या कर रहा है और इसे ये नेक प्रोटेक्शन किसने बुलाई है, ये तो एक हंटर नहीं बल्कि गुलाम है। और क्या तुम इस इंजर्ड पर्सन के साथ कार पे जा रही हो, तुम पागल तो नहीं हो, ये सिर्फ तुम पे बर्डन है। एन उसकी बात सुन रही थी और कहती है चलो छोड़ो तुम अपने काम करो जाके। बीवी से कहता है कि मुझे कुछ कहने से पहले तुम अपनी कलाइयों पे देखो, तुम भी तो जख्मी हो। वो ये सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इतने में बीवी से कहता है कि अब ये अपनी सारी हदें क्रॉस कर चुका है, अब इसे मेरे से कोई नहीं बचा सकता, ये सिर्फ एक बास्टर्ड स्लेव है। तो इसे इतना किसने दी आगे बढ़ते हुए बीवी पे अटैक कर देता है और इतने में एन उसे प्रोटेक्ट करते हुए उसके हाथ को रोक लेती है और कहती है बस इससे ज्यादा आगे और नहीं बढ़ना, ये मेरा स्लेव है तो तुम्हें किसने इख्तियार दिया कि तुम इसे नुकसान पहुंचाओ। वो कहता है ये सिर्फ एक गुलाम है तो ये ब्लैक वॉरियर की किस तरह इंसल्ट कर सकता है। एन कहती है तुम इसके सामने काफी ज्यादा बुरी एक्टिंग कर रहे हो, अगर ये कुछ गलत करेगा तो मैं इसे
खुद सजा दूंगी। वो कहता है हाँ मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, इसे सजा अभी मिलनी चाहिए। वो कहती है ठीक है, लेकिन इस चीज का राइट तुम नहीं रहते कि ये मेरा स्लेव है और तुम इसे सजा दो। बीवी उनकी बातें सुन रहा था। इतने में एन आगे बढ़ती है और जोरदार अटैक बीवी के मुंह पे करती है। बीवी के मुंह से काफी ज्यादा खून निकलता है। ऑन ये सीन देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बीवी दूर जाके गिरता है। एन उसे कहती है आप तुम खुश हो, चलो यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। वो कहता है मैं जानता हूँ तुम अपसेट हो क्योंकि तुमने पिछली बार शिकार नहीं पकड़ा था। वो कहती है चलो जो भी था, अगर आज के बाद तुमने मेरे स्लेव को कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें खत्म कर डालूंगी। वो कहता है ठीक है। ये कहते हुए काफी घबराता हुआ वहां से चले जाता है और बीवी यहाँ काफी बुरी हालत में पड़ा था, उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। एन उसकी तरफ देख लिया और बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी। इतने में बीवी उठ जाता है और काफी ज्यादा बुरी हालत में लग रहा था। एन उससे पूछती है क्या तुम्हें दर्द तो नहीं हो रही? बीवी कोई जवाब नहीं देता। कहती है क्या तुम मेरे से गुस्सा हो? बीवी फिर कोई जवाब नहीं देता। वो कहती है मैंने सिर्फ ऑन को चुप करवाने के लिए तुम्हें मारा था, अगर मैं उसे चुप ना करवाती तो उसने तुम्हें बोली ही जाना था। क्या तुम मेरे से अभी भी नाराज हो और तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? बीवी फिर भी नहीं से जवाब देता और इतने में बीवी कहता है कि चुप करो, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रही है। ये सुनते ही वो कलाबाजी मारते हुए बीवी की तरफ मुंह करके बैठ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें काफी ज्यादा पेन हो रही है? बीवी कहता है हाँ मुझे बहुत दर्द हो रही है और मेरे से कुछ भी नहीं बोला जा रहा। इतने में ही वो बीवी की तरफ बढ़ती है और बीवी को एक प्यारी सी फ्रेंच करती है। बीवी काफी ज्यादा शौक था और कहता है ऐसी काफी ज्यादा इंजरीज मेरी और बॉडी पे भी हुई है। और वो बीवी से कहती है कि अब तुम कुछ नोटी नहीं हो रहे, अब तुम और क्या ही चाहते हो? इस सीन के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे। बीवी मन में सोचता है कि ये इसने मुझे किस क्यों की? बारबेरियंस में ये रूल है कि अगर कोई ज्यादा पेन में हो तो उसे किस करके रिलीफ दिया जाता है। और वो बीवी से माफी के तौर पे कहती है कि अब तुम मेरे से और क्या चाहते हो? तुम जो भी कहोगे मैं मानने को तैयार हूँ। बीवी से कहता है कि क्या जो मैं कहूंगा वो तुम मानने को तैयार हो? वो कहती है हाँ। ब्लॉक वॉरियर अपनी जुबान से पीछे नहीं हटते। बीवी सोचता है कि अब मुझे इसे क्या कहना चाहिए। बीवी काफी डर्टी माइंड में था और वो मन में सोचती है कि ये इतना ज्यादा क्यों सोच रहा है, कुछ ऐसी चीज ना मांग ले जो कि मुझे इसे देनी पड़ जाए। इस टाइम ये काफी ज्यादा डर्टी माइंड में है। बीवी कहता है चलो अब मैं कुछ भी मांगूंगा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। वो बीवी की तरफ काफी हैरानगी से देखी और कहती है, इतने में बीवी से कहता है कि चलो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे एरो चलाना सिखाओ। और वो बीवी की बात सुन के कहती है एरो, तुम इस बारे में सोच रहे थे? मैं तो पता नहीं क्या सोच बैठी थी। और वो मुस्कुराते हुए बीवी से कहती है चलो ठीक है, कल मैं तुम्हें एरो चलाना सिखा दूंगी। बीवी कहता है चलो ठीक है। और हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एरो चलाने की प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी थी। वो बीवी से कहती है कि मेरे गुलाम को तो एरो चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। इतने में वो बीवी को एम करना सिखाती है और बीवी कहता है क्या ये पोजीशन ठीक है? और वो बीवी को देख के कहती है कि ये पहला पर्सन है जिसने मुझे कहा कि मुझे बो चलाना सिखाओ और अब मुझे तुम्हें बच्चों की तरह बो चलाना सिखाना पड़ रही है। तुम वो पर्सन हो जिसे सिर्फ तलवार ही चलानी आती थी, चलो अब तुम मेरे से बो चलाना भी अच्छे से सीख लोगे। इतने में बीवी मन में सोचता है कि मेरी हड्डियां बिल्कुल जवाब दे चुकी हैं, अब मेरी लिमिट खत्म हो चुकी है, अब मैं और बो नहीं चला सकता। और इतने में उसका ये वोल्फ आ जाता है और भागते हुए आके बीवी में टकराता है। बीवी दूर जाके गिरता है। ये से कहती है फकीरा क्या तुमने वो चीज तलाश कर ली जिसके लिए मैंने भेजा था? वो कहता है हाँ। इतने में बीवी से कहती है गुलाम जल्दी से उठ जाओ। बीवी काफी ज्यादा दर्द में था और वो बीवी से कहती है चलो हमें जल्दी से यहाँ से मूव होना पड़ेगा। और वो फिर एक रिवर के पास पहुंच जाते हैं और वो बीवी को बताती है कि वो जगह है जहाँ रिवर और एक ओशन आपस में मिलते हैं और काफी ज्यादा जानवर यहाँ आते हैं अपना शिकार करने के लिए। और इस रिवर में काफी ज्यादा फिशेस थी। वो बताती है कि बियर्स ने यहाँ जाल बिछाए होते हैं इन मछलियों को पकड़ने के लिए, इस तरह वो इन्हें मार के खा जाते हैं और कुछ जिंदा मछलियों को भी पकड़ के खा लेते हैं और उन्हें मछलियां खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और इतने में हमें दिखाया जाता है कि बियर वहां आता है और अपने जाल में से इस मछली को निकालने लगता है। बीवी से देखने के बाद कहता है ये तो ऑक्स बियर है, ये काफी ज्यादा डिफरेंट है बाकी सबसे, मैं इसके बारे में जानता हूँ। वो कहती है ये एक ऑर्डिनरी ऑक्स बियर नहीं है। और बीवी को बताती है कि ये ऑक्स बियर काफी सुपीरियर ब्लड लाइन से आता है, तुम चाहती हो कि मैं इस सुपीरियर बियर को पकड़ूं? वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैंने बकीरा को कहा भी था कि मुझे एक वीक फीमेल चाहिए जिसे मैं पकड़ सकूं। इतने में एक बियर आ गया था और कहती है ये देखो ये आया ना हमारा शिकार। वो कहती है ये दोनों फीमेल बियर्स हैं जो कि इस बियर के सामने आई हैं और ये बियर अभी ने अपना शिकार बनाएगा। इतने में वो एक दूसरे को देखते हैं और आगे बढ़ते हुए एक दूसरे पे हमला कर डालते हैं। बीवी इस सीन को देख के काफी ज्यादा शौक था कि क्या चल रहा है और उन दोनों में फाइट होती है। बीवी कहता है कि इस फीमेल ने इस मेल बियर का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है, क्या ये इससे भी स्ट्रॉन्ग बियर को तलाश कर रही है? वो कहती है नहीं तुम गलत समझे हो, इनका तरीका ऑपोजिट होता है। वो बीवी को बताती है कि ये फीमेल किसी स्ट्रॉन्ग मेल को नहीं ढूंढ रही। इतने में वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से रोमांस करना स्टार्ट कर देती हैं। बीवी कहता है तो क्या वो वीकेस्ट मॉन्स्टर को चूज करती है? इतने में वो काफी मुस्कुराते
हुए देखती है और कहती है कि अब वो समय आ चुका है जब ये दोनों आपस में मेल करने वाले हैं। और वो विवी को उसकी वजह बताती है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग मेल जब उसे एक्साइटमेंट आती है तो वो पहले ही इसे क्रॉस करता है, उसके बाद अपने पार्टनर को ही मार डालता है। तो इसीलिए फीमेल बेयर मेटिंग के लिए किसी भी वीक मेल को सिलेक्ट करती हैं ताकि वो अपने मजे लेने के बाद वहां से अपनी जान बचा के जा सके। और इसी तरह ही प्लाग ट्राइब में भी यही सिचुएशन होती है। प्लाग्स में एक दूसरे के डीएनए टेस्ट किए जाते हैं, जिसका डीएनए काफी स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो इंजर्ड हो या ना हो, उसे अपना लिया जाता है। विवी मन में सोचता है तो अच्छा ये डीएनए की बात कर रही है, मैं इस सीन से वैसे ही बाहर हूँ तो मैं क्यों सोचूं इसके बारे में। एन कहती है विवी को अब हमें यही वेट करना है कि फीमेल इस मेल के सारी स्ट्रेंथ को चूस डाले। और फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ विवी अब इस गुफा के पास पहुंच चुका था और ये सामान रख के वहाँ सोच रहा था और क्या था कि पिछले 4 दिन गुजर चुके हैं, मुझे ये सामान यहीं रखे, लेकिन मुझे लगता है क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। एन कहती है कि क्या ये सब फूड तुमने उन ऑक्स बेयर्स के लिए रखा हुआ है। वो कहता है हाँ। विवी कहता है ये सब खाना मैं इन ऑक्स बेयर के लिए रखा हुआ है, ये पिछले 4 दिनों के बहुत भूखे होंगे ताकि ये जल्दी से वीक और हम इनका शिकार कर सके। इतने में विवी को एक फ्रूट दिखाती है और कहती है कि ये फ्रूट मैन की टेम्परेरी पावर्स को काफी ज्यादा तेज कर देता है, जिससे लेडीज काफी ज्यादा मजे लेने के बाद निकल तो जाती हैं, लेकिन मैन को काफी ज्यादा इससे नुकसान होता है। और वो कहती है कि फीमेल्स को पता चल जाता है कि इसने ये मेडिसिन ली है, लेकिन एक पर्सन अपने आप के मजे पूरे करने के लिए और अपनी फीमेल को हैंडल करने के लिए इसे ले तो लेता है, बाद में वो मारा जाता है। इतने में वो वहाँ कुछ खाना तैयार करती है और कहती है चलो अब तुम्हें इस हेल्दी मील को खा लेना चाहिए। बीवी कहता है कि अभी भी मैं उनकी मीटिंग के बारे में सोच रहा हूँ, ये तो काफी बुरे से मीटिंग करते हैं। इतने में बीवी वो पी के एकदम उल्टी कर देता है और कहता है क्या ये नॉर्मल फूड है। वो कहती है ब्लैक मेल तो इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे लगता है इम्पीरिकल मेल इसे काफी ज्यादा बुरा समझते हैं। इतने में बीवी मन में सोच रहा था कि इसने ये मुझे क्यों पिलाया है और ये मेरे साथ क्या ही करना चाहती है। इतने में वो बीवी की तरफ बढ़ती है और कहती है चलो अब हमें भी कुछ एंजॉय करना चाहिए। जैसे ही बीवी के पास पहुंचे तो उसे पीछे से आवाज आती है और जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है और कहती है चलो बीवी जल्दी से तैयार हो जाओ। और कहती है देखो ये मेल आ रहा है, इसका मतलब है कि वो फीमेल अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो चलो बताओ ये मेल इस तरह दौड़ता हुआ बाहर क्यों निकल आया है। बीवी कहता है कि ये अब सोना चाहता है क्योंकि इसने पास्ट 4 डेज सिर्फ मीटिंग की है और आराम बिल्कुल भी नहीं किया। वो कहती है हाँ बिल्कुल, अब ये हिडन प्लेस ढूंढेगा जिसके अंदर ये जाके सिर्फ आराम करेगा और जैसे ही ये सो जाएगा तो हमारे शिकार का वक्त स्टार्ट हो जाएगा। और हमें ग्लेशियर्स के पहाड़ दिखाए जाते हैं जहाँ वो अपने मॉन्स्टर के साथ निकल आई थी। बीवी कहता है ये तो काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन ये इतनी दूर कैसे पहुंच गया। ये उसे बताती है कि वो जंगल से इस तरफ इसी आया है कि जंगल में काफी ज्यादा मॉस्किटोज होते हैं जो कि इनकी हड्डियों को और इनके खून को पी जाते हैं। वो कहता है अच्छा तो ऑक्सफियर इस वजह से इस बर्फीले पहाड़ों में आ चुका है। और बीवी मन में सोच रहा था कि यहाँ तो काफी ज्यादा ठंड है और मेरी बॉडी की कंडीशन भी काफी ज्यादा बुरी है, तो क्या मेरी बॉडी ज्यादा जख्मी तो नहीं हो जाएगी। ऐसे में एन उसे देखते पूछती है कि क्या तुम्हें ज्यादा सर्दी लग रही है, अगर तो लग रही है तो जल्दी से मेरी बॉडी के करीब हो जाओ। बीवी कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। और वो बीवी से कहती है नहीं, अगर तुम्हारी बॉडी फ्रीज हो गई तो तुम यहीं जाम होके गिर जाओगे और जब मैं शिकार कर रही होंगी तो मैं तुम दोनों को किस तरह संभालूंगी। बीवी मन में सोचता है कि यार बात तो ये बिल्कुल ठीक कर रही है और इसमें मेरा ही नुकसान है। ये सोचते हुए वो आगे जाकर उसके गले लग जाता है और अपने आप को गर्म महसूस कर रहा था, लेकिन ये काफी ज्यादा शायद सिचुएशन थी। और इतने में वो शर्माते हुए कहती है कि मुझे सिर्फ अपने स्लेव की हेल्थ की परवाह है, नहीं तो मैं किसी को भी अपने साथ ना जुड़ने दूं। इतने में उसका मॉन्स्टर सामने देखता है तो वो साथ ही चिल्लाना शुरू कर देता है। एन उसे पूछती है कि फकीरा तुम्हें क्या नजर आया है। इतने में वो देखती है तो उन्हें वहाँ उस ऑक्स बेयर के पैरों के निशान नजर आते हैं। तो वो कहती है चलो हमें इसी तरफ ही जाना है जिस तरफ ऑक्स बेयर के पाँव के निशान है। इतने में वो वहाँ पहुंच ही चुके थे, लेकिन ये कहती है कि निशानात तो यही है, तो बेयर कहाँ गया है। साथ ही वो अपनी लेफ्ट साइड पे देखती है तो वहां से उसे बेयर की आवाज आती है और जैसे ही वहां देखती है तो साथ ही बेयर उस पे अटैक कर देता है। वो इस सीन को देख के काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। और फिर हम वापस से विलेज का सीन देखते हैं जहाँ ये सब लोग काफी ज्यादा खुश थे इस बोर्ड को देख के। सब लोग कह रहे थे कि ये मीट बहुत ज्यादा है हमारे ट्राइब के हर पर्सन को फुल करने का। ये दोनों कहते हैं कि हम सिर्फ एक रैबिट कैच करने में ही कामयाब हुए, लेकिन जो तुमने बोर्ड पकड़ा है वो सारे गाँव को फुलफिल कर देगा। और इतने में हमें ओहन दिखाई जाता है। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे थे कि ओहन तुमने बहुत बड़ा शिकार किया है। और ये सब लोग यहाँ कहती हैं कि अभी के लिए ओहन तुम इस ट्राइब के कमांडर बन चुके हो। ओहन काफी ज्यादा खुश था इनकी तारीफें सुन के, लेकिन ये साथ ही कहती है कि अभी एन का आना बाकी है, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो तुम्हारे से ज्यादा मीट का कोई जानवर पकड़ सकेगी। वो कहता है हाँ उसके साथ एक बेकार सा स्लेव है जो उस पे बर्डन बन चुका है, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। वापिस से हम वहाँ का सीन देखते हैं जहाँ इस बेयर
बेयर ने इन पे अटैक कर दिया था। एन ये सीन देख के काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी। इतने में वीवी आगे बढ़ता है और उसे जोर से हक कर लेता है। जैसे ही वो अटैक करता है तो उसका अटैक एन के बिल्कुल फेस पे ही था। साथ ही वीवी से खींच के पीछे ले जाता है और ये उसका वुल्फ इस पे अटैक करके इन दोनों को वक्ती तौर पे बचा लेता है और वो वापस से खुराना शुरू करता है। साथ ही ये वुल्फ इस बेयर पे अटैक करता है अपने मालिक को बचाने के लिए। वीवी इससे पूछता है कि हाँ एन अब तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। ऐसे में वीवी पूछता है कि क्या तुम्हारा मॉन्स्टर इसे किल करने में कामयाब हो जाएगा? वो कहती है देखो ये बेयर इस टाइम काफी ज्यादा वीक है और इसीलिए उस फीमेल ने इसे सिलेक्ट किया था। उम्मीद है कि ये इसे नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। वीवी कहता है कि देखो तुम्हारे वुल्फ को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह इस बैटल को देखना काफी ज्यादा बेकार है। इतने में एन मन में सोच रही थी क्या मुझे अपने गुलाम से मदद लेनी चाहिए। इतने में वो वीवी से कहती है चलो तुम मेरे पीछे आराम करो, मैं इसे देख लूंगी। ये कहते हुए वो आगे बढ़ती है और कहती है चलो अब तुम अपने मास्टर की टेक्निक को बहुत अच्छे से देखने वाले हो। वीवी कहता है इसने तो मुझे रेस्ट करने के लिए कह दी, चलो मैं कुछ देर के लिए यहाँ रुका हूँ। साथ ही वो अपने वुल्फ को लेके इस ग्लेशियर से ऊपर निकल जाती है। वीवी इसके इस एक्ट को देखने के बाद कहता है कि देखो यही एक्ट इनका सबसे डिफरेंट बनाता है इन्हें। साथ ही वो ऊपर जाके अपनी ऑरा पावर से इस पे अटैक कर डालती है और लगातार इस तरह वो इस पे अटैक ही करी जा रही थी। इतने में वो अपने स्लेव से कहती है इसकी एक्ट से तुमने बचना है, बाकी से मैं देख लूंगी। साथ ही वो बियर भागता हुआ इस रॉक के पीछे छुप जाता है, लेकिन वो कहती है कि इसे लगता है कि ये इस रॉक से बच जाएगा, लेकिन मैंने तो किलों की दीवारें उड़ा डाली हैं। ये कहते हुए वो अपने एरो से जोरदार अटैक करती है इस रॉक पे। उसका एरो इस रॉक को ही तोड़ डालता है। जैसे ही वही सीन देखता है तो वो बियर जल्दी से वहां से अपनी जान बचाता हुआ भाग पड़ता है। अब वो दर्द से काफी ज्यादा चिल्लाता है। वीवी इस सीन को देखने के बाद कहता है कि देखो इसने ऑक्स बियर को ही काफी ज्यादा तंग कर डाला है। इतने में एन अपना फाइनल एरो निकालती है और कहती है देखो इस शॉट में मैं इसे खत्म कर डालूंगी। वीवी कहता है एन तो काफी ज्यादा होशियार है, इसके स्किल्स काफी ज्यादा तेज है, इसे देखने के बाद इसके स्किल्स को बिल्कुल नहीं जज करना। अभी ऑक्स बियर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था और चिल्ला रहा था कि कोई तो मुझे बचा लो। इतने में वो मेल बियर भागता हुआ बाहर निकलता है अपनी फीमेल को बचाने के लिए। इतने में वो अपने एरो की पोजीशन लेती है और कहती है कि मेरा एरो किले की दीवारों को तोड़ डालता है, तो तुम क्या चीज हो? ये कहते साथ ही वो उस पे अपने एरो से अटैक कर डालती है, लेकिन ये बेयर उसके आगे आ जाता है और उसके इस एरो को तोड़ डालता है। वो ये सीन देख के काफी शौक हो जाती है, क्या इसने मेरे एरो को तोड़ डाला और ये कहाँ से निकल आया है? सारी वो बेयर भागता हुआ इस पे अटैक कर डालता है, जिसे इसका वुल्फ और ये दोनों दूर जाके गिरते हैं। अब एन काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी, उसे साथ ही अपनी माँ की एक एडवाइस याद आती है, जब एक बेयर खतरे में होता है तो वो अपने मेल को आवाज लगाता है। जैसे ही उसका मेल आता है तो वो इस टाइम काफी ज्यादा पावर्स में होता है, तो उससे फाइट करना इतना आसान नहीं है। एन काफी जख्मी हो चुकी थी और जैसे ही उठती है तो वो बेयर उसके सामने पहुंच चुका था, जो कि मैं काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था और उसके एरो से इसका एक सींग भी टूट चुका था। इतने में वो जोर से दहाड़ता हुआ एन पे हमला कर डालता है। इतने में वीवी एन से कहता है कि क्या तुम्हारी डिग्निटी खत्म हो चुकी है जो तुम मुझे दिखाना चाह रही थी? ये कहते हुए वीवी आगे बढ़ता है और एन को पीछे करके उस बेयर के सामने आ जाता है और कहता है चलो अब मैं तुम्हें अपनी डिग्निटी दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। ये कहते हुए वो सादी बेयर पे हमला करने लगा है। जैसे ही अपना हाथ आगे करता है तो उसकी बेल्ज़ेबब स्वॉर्ड एक्टिव हो जाती है। साथ ही वो बेयर के मुंह के अंदर अटैक कर डालता है, जिससे वो बेयर चल के फट जाता है। एंड ये सीन देख के काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि इसने क्या किया और इसके पास ये कैसी पावर है। वो बेयर को कम्प्लीटली चला चुका था, इतना ज्यादा पावरफुल उसका अटैक था कि उसकी सारी पट्टियां फट चुकी थी। एंड ये सीन देख के काफी ज्यादा शौक थी। ये कहता है मैं इसके बारे में जानता था, अगर मैं अपनी बॉडी की कुछ स्किल यूज करूंगा तो मैं इसे झटके में खत्म कर डाल सकता हूँ, लेकिन अभी मेरी बॉडी काफी ज्यादा वीक थी। ये कहते हुए वीवी अब जमीन पे गिर चुका था क्योंकि उसकी बॉडी प्रॉपरली रिकवर नहीं हुई थी और उसने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक किया था। दूसरी तरफ फेयर भी मर चुका था। एन कहती है विकर, और फिर हम ब्लैक वैली का सीन देखते हैं जहाँ उस ऑक्स बेयर को लटका के उसके सारे मेट को पकाया जाता है। सारी ब्लैक वैली यहाँ इकट्ठी होके जश्न मना रही थी और काफी ज्यादा खुश लग रही थी। यहाँ ये पर्सन एक बाउल में उस मीट को डाल के इस पर्सन को कहता है जाओ उस हंटर को दे आओ। हमें बताया जाता है कि ब्लैक वैली में जो सबसे बड़ा शिकार करता है उसे वैली की तरफ से काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। यहाँ एन वीवी से पूछती है कि तुम्हें सबसे बड़ा हंटर हीरो बन के कैसा लग रहा है? वीवी कहता है कुछ खास नहीं। एन कहती है तुम्हारा यही मसला है कि तुम किसी भी अच्छी बुरी चीज पे रिएक्शन नहीं देते, और बताती है कि ऑक्स बियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है लेकिन वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, इसी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा इज्जत मिली है इसे पकड़ने के लिए। और जो उस पर्सन ने बोर कैच किया था जो उससे बहुत ज्यादा तेज और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है। साथ ही ओहन आ चुका था वीवी के लिए खाना लेके। एन कहती है ओहन जो मैंने कहा है क्या वो ठीक है? वो काफी ज्यादा शर्मिंदा और वीवी से जेलस लग रहा था और वो बाउल आगे करते हुए
एन से कहता है ये लो, ये तुम्हारे गुलाम के लिए है। वीवी से देखने के बाद कहता है ये क्या चीज है। ऑन कहता है क्या मतलब बास्टर, तुम क्या कहना चाहते हो? वो कहता है सिर्फ इतना सा मीट। ऑन कहता है हाँ, जितनी तुम्हारी औकात है गुलाम, उतना ही तुम्हें दिया गया है। एन वीवी को बताती है कि हाँ, ब्लॉक ट्रिब्यूट में जो सबसे बड़ा शिकार करता है उसे कम मीट दे के ज्यादा इज्जत दी जाती है। वीवी कहता है मैंने इन्हें इतना ज्यादा मीट दिया है, जिसके बदले इन्होंने मुझे थोड़ा सा मीट ही दिया है। और वीवी मन में सोचता है कि इतना बड़ा शिकार देने की बजाय इन्होंने मुझे थोड़ा सा मीट दिया है, इस इज्जत से तो बेहतर है कि मैं अच्छे से खाना खा ही लेता। एन वीवी को देखी काफी ज्यादा मुस्कुरा रही थी। वीवी कहता है चलो जो भी है, इसे खत्म करने के बाद सिर्फ मेरी भूख नहीं मरी, बल्कि मेरी बेल्ज़ेबब स्वॉर्ड को भी काफी ज्यादा ताकत मिली है, जो कि मेरा मेन मकसद था। इसी ने तो मुझे बचाया था। फिर बेल्ज़ेबब के साथ साथ इस मीट से मेरी बॉडी भी काफी ज्यादा रिकवर हो जाएगी। इतने में एन आगे बढ़ती है और कहती है हे स्लेव, तुम्हारे लिए ये काफी नहीं होगा, चलो तुम इसे भी पी जाओ। वीवी कहता है नहीं, मैंने काफी ज्यादा खा लिया है, ये तो एक बाउल है जिसके अंदर ब्लड और काफी ज्यादा प्रोटीन वेन्स है। वो कहती है हाँ चलो जल्दी से इसे भी खत्म करो। इतने में वीवी जल्दी से उस बाउल को खत्म कर डालता है। एन ये सीन देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वीवी से कहती है चलो जो तुम्हें ड्यूटी दी थी तुमने वो काफी अच्छे से कर ली है। और वीवी मन में सोचता है कि हाँ मैंने अपनी ड्यूटी तो कर ली है, अब ये और मेरे से क्या ही चाहती है। फिर हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ वीवी अभी इस बड़ी सी वुडन ट्री के पास पहुंच चुका था और इसमें से धुआं निकल रहा था। वीवी इस सीन को देख के कहता है कि हाँ कल जो एन ने मुझे कहा था वो सच साबित हो चुका है। कल के बारे में बताता है कि इस जगह इन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मीट रख दिया था। और वीवी एन से पूछता है कि क्या ये मीट तुम फ्यूचर के लिए स्टोर करने जा रहे हो? एन कहती है नहीं, हम इस मीट से कुर्बानी देने जा रहे हैं। वो पूछता है क्या मतलब? एन बताती है कि मैडम ऑफ एट लेग से बचने के लिए हम सारा मीट मैडम ऑफ एट लेग को देते हैं, जिससे वो हमें इस फॉरेस्ट में रहने की परमिशन देती है। वीवी कहता है अच्छा, तो इन्होंने मैडम ऑफ एट लेग को पाल रखा है और मैडम ऑफ एट लेग उनके बदले इन्हें यहाँ रहने और उनकी सिक्योरिटी फराहम करती है, और ये काफी ज्यादा खतरनाक मौसम। जैसे ही वीवी यहाँ पहुंचता है तो वो इस सीन को देख के शॉक हो जाता है और कहता है कि ये सब लड़कियां यहाँ क्या ही कर रही हैं? क्या यहाँ कोई और सेरेमनी होने जा रही है? यहाँ ये आपस में लड़ रही थी कि इस लाइन में पहले मैं लगी हूँ तो सब लोग लाइन में लगे और मेरे से पीछे ही रहे। इतने में ये लेडी कहती है कि ऐसी बात है तो उस कमांडर की कमांडर तो सिर्फ मैं ही बनूंगी। साथ ही ये कहती है अच्छा अगर ये बात है तो मैं ही वो वुमन हूँ जो उसकी वाइफ बनूंगी। इतने में ये लड़की अपने सामने सीन को देख के काफी शौक हो जाती है और हम देखते हैं कि एन वहाँ पहुंच चुकी थी और सबसे कहती है देखो मैंने इसका शिकार किया था तो तुमने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का कैसे सोच लिया? अगर तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे गलत कर रही हूँ तो जाओ इससे बड़ा शिकार करके लाओ तो फिर मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारी हुई। वो कहती है नहीं, हमने सारे एम्पायर्स के देखे हैं लेकिन ऐसा लड़का आज तक हमने नहीं देखा, तो हम इसे बहुत पसंद करते हैं। एन काफी ज्यादा गुस्से में रहती है और कहती है कि वाकई अगर यही बात है तो सबसे पहले जो उस तक पहुंचेगा मैं उसे जहन्नुम में पहुंचाऊंगी। और यहाँ ये सर पकड़ के कहती है कि जहाँ मैं सिर्फ इसके रिकवर होने का वेट कर रही हूँ, यहाँ ये लड़कियां इसे मेरे से ही चुराने में लगी हुई हैं। साथ ही वो पीछे देखती है तो वीवी वहाँ खड़ा हुआ था। वो इस सीन को देख के काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वहाँ वीवी मन में सोच रहा था कि यार ये सब क्या चल रहा है, और वो वीवी से पूछती है क्या तुमने सब कुछ सुन लिया? वीवी कहता है नहीं, सब कुछ तो नहीं सुना। और वो वीवी को बताती है कि लास्ट नाइट मेरी मदर ने सब एल्डर्स को मीटिंग के लिए बुलाया था, जहाँ उन्होंने डिसाइड किया था कि आज वो तुम्हें बुलाएंगे और जो भी रिक्वेस्ट तुम करोगे मेरी मॉम उसे एक्सेप्ट करेंगी। मेरी मदर के पास जाने से पहले तुम अपनी वो ख्वाहिश को मन में रख लो, जैसे ही तुम उनके सामने पहुंचो तो जो तुम चाहते हो वो उनसे मांग लेना। साथ ही हमें उसकी मॉम के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सब एल्डर मौजूद थे और ब्लॉक वैली का एक एक पर्सन वहाँ मौजूद था। साथ ही बीवी अंदर एंटर होता है और उसके सामने झुके हुए ग्रीटिंग करता है और कहता है मैट्रियाज कि आप कैसी हैं? मैट्रियाज उसे देख रही थी और कहती है मैंने सुना है तुमने ऑकलियर को कैच किया है और तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमें काफी ज्यादा मीट दिया है। बीवी कहता है नहीं, ये मेरा फर्ज था जो मैंने आपके लिए पूरा किया। वो कहती है नहीं नहीं, तुमने जो भी किया बहुत ही ज्यादा खूब किया। वो कहती है इससे लग रहा है कि तुम्हारी रिकवरी काफी ज्यादा स्लो है, तो कोशिश करो इसे जल्दी से रिकवर करो। बीवी कहता है ये आपका शुक्रिया जो आप मेरी इतनी ज्यादा केयर कर रही हैं। बीवी सीन को देखने के बाद मन में सोचता है कि यही है जिसने हुगो पे अटैक किया था और ये इस एम्पायर की हेड है जिसने 300 पीपल्स का ट्राइब्यूट बनाया हुआ है। देखने में ये काफी ज्यादा खतरनाक लगती है लेकिन अंदर से ये काफी ज्यादा नरम है। और वो बीवी से कहती है कि अब मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहती हूँ जो तुमने हमारी ट्राइब्यूट में कंट्रीब्यूट करके हमें कल इतना ज्यादा मीट प्रोवाइड किया। अब तुम हमारी ट्राइब्यूट की फैमिली हो, ना के स्लेव हो। साथ ही ये बाबा करता हुआ उसे इंटरप्ट करता है। बीवी से देखने के बाद मन में सोचता है कि एन ने बताया था कि इसका किरदार यहाँ कुछ भी नहीं है तो ये फालतू है। बीवी कहता है कि ये चाहता है कि ऑन को आगे लाए क्योंकि ये उसका दादा है, लेकिन मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। साथ ही मैट्रियाज उठती है और कहती है चलो अब से तुम हमारी फैमिली के ऑफिशियल मेंबर हो। मैट्रियाज कहती है कि
अगर तुम इस विलेज के किसी भी हसीन लड़की से शादी करना चाहते हो तो बताओ, मैं तुम्हारी से शादी कर देती हूँ। लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो तुम स्लेव भी काफी बेहतर हो। एन उसे इशारा करती है, गुड, जो मैंने तुम्हें समझाया उसी तरह ही करना। विवी उसकी तरफ देखता है और मन में सोचता है कि अब मुझे क्या रिक्वेस्ट करनी चाहिए, और उसे कहता है कि चलो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैट्रियाज कहती है, हाँ कंफर्टली तुम मुझे सब कुछ कह सकते हो। मैट्रियाज अपनी बेटे की तरफ देख के मन में सोचती है कि एन इससे शादी करना चाहती है और वो इसे काफी ज्यादा पसंद करती है, तो मुझे लगता है कि अब ये उसका हाथ ही मेरे से मांगेगा। इस दिन में विवी से कहता है कि मैं हीरो स्प्रिंग में आना चाहता हूँ। जैसे ये सब इसकी बात सुनते हैं काफी शौक हो जाते हैं, कहते क्या, ये दोनों भी काफी ज्यादा शौक थे कि इसने क्या बोल डाला है। लेकिन एन इसके इस फैसले से काफी ज्यादा खुश थी। मैट्रियाज इसकी ये बात सुन के कहती है, हीरो स्प्रिंग क्या तुम जानते हो तुम किसके बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हो? विवी अब मैट्रियाज की तरफ देखता है कि क्या जवाब देगी। साथ ही बाबा चिल्लाते हुए कहता है, बास्टर तुम जानते हो कि तुम किसके सामने और क्या बात कर रहे हो? ये मैट्रियाज से कहता है कि देखो, स्प्रिंग हीरोज में काफी ज्यादा लोग जाना चाहते हैं, जो वॉरियर्स इससे काफी ज्यादा हाई रैंक रखते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है इसकी इस फ्रेश रिक्वेस्ट को मानने। ऑन कहता है, हाँ मेरे अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस लेवल में नहीं पहुंचा कि हीरो स्प्रिंग में जाए। एन कहती है कि विकर ने ऑलरेडी ये प्रूव कर दिया कि उसकी कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है और ऑक्स बियर इस पूरी ट्राइब में कोई भी नहीं पकड़ सका जो उसने पकड़ के दिखाया है। मैट्रियाज कहती है कि ये कहने से पहले मुझे तुम ये बताओ कि हीरो स्प्रिंग के बारे में तुम क्या जानते हो? विवी कहता है, हाँ मैं आपको जरूर बताऊंगा जो मैं उसके बारे में जानता हूँ। विवी हीरो स्प्रिंग के बारे में बताता है कि ब्लॉक में जो भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर होता है उसे इसके अंदर फेंका जाता है। ये थोड़ा गर्म वाटर तो होता है, लेकिन ये आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल सारे इंजरीज को बिल्कुल ठीक कर डालता है। और विवी इसे देख के मन में सोचता है कि मुझे तो एन ने ये भी बताया था कि इसमें काफी ज्यादा पावर होती है जो वॉरियर को स्ट्रॉन्ग बनाती है, और जिसने स्पेशल एक्ट किया हो उसे इस पानी में उतारा जाता है। मैट्रियाज कहती है, हाँ किया तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। इसलिए मैं ये दोनों कहते हैं, नहीं तुम इसे उसमें नहीं बेच सकते, ये एक बच्चा है, इसके साथ फ्यूचर का वादा कर लो कि हम फ्यूचर में इसे वहाँ बेच डालेंगे। मैट्रियाज इस सीन को देख के कंफ्यूज हो जाती है और कहती है कि देखो, क्या तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसकी बॉडी अभी काफी ज्यादा रफ है जो उस पानी को नहीं झेल सकती, और साथ ही साथ शुमानाज और मेरे गार्ड इस चीज के खिलाफ है, तो मैं उनके खिलाफ कैसे जा सकती हूँ। इतने में ही बाहर से बेल रिंगिंग की आवाज आना शुरू हो जाती है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बेल रिंग हो रही थी। विवियन से पूछता है कि ये बेल रिंग वॉर का सिग्नल तो नहीं दे रही? एन कहती है, नहीं हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं और किसकी मजाल जो हमसे वॉर कर सके। इतने में मैट्रियाज विवी से कहती है, चलो हम इस मैटर के बारे में फिर कभी बात करेंगे। इतने में ये विवी को काफी ज्यादा गुस्से में देखता है और उससे जेलस होना स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि सब लोग बाहर उसके इस्तकबाल के लिए पहुंच चुके थे। विवी कहता है, क्या ये तुम्हारा गेस्ट है? वो बताती है, हाँ। ऐसे में हम देखते हैं कि काफी ज्यादा सैनिक घोड़ों से सामान को अनलोड करते हैं और सब्जियों को यहाँ लगाना शुरू हो जाते हैं, और वो विवी को बताती है कि ये मर्चेंट है जो हमारे लिए उन फ्रूट्स और उन चीजों को लाता है जो हमें फॉरेस्ट से नहीं मिल सकते। विवी इस सिंबल को देखने के बाद कहता है कि साथ ही उसे याद आता है कि ये तो 7 मर्चेंट फैमिलीज का फ्लैग है जिसे द बोर्गियस फैमिली भी कहा जाता है। विवी कहता है कि ये फैमिली इंपीरियल कैपिटल से आई है, जिसका मतलब ये बास्केटविले और मॉ को क्रॉस करते हुए आई है, लेकिन ये कैसे यहाँ तक पहुंच चुकी है? इनके पास तो किसी किस्म का परमिट नहीं है, तो ये इलीगल ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में ये पर्सन आगे बढ़ता हुआ इन सबसे कहता है, चलो सब लोग आ जाओ, 5 डेज मार्केट यहाँ पहुंच चुकी है। ये इनसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी चीज पड़ी है तो उसे ले आओ और ट्रेड स्टार्ट की जाए। सब लोग वहाँ पहुंच चुके थे और अपनी अपनी चीजें उन्हें दे के उनसे फ्रूट्स को कंडक्ट कर रहे थे। विवी इनको काफी ज्यादा हैरानगी से देखता है। विवी कहता है कि देखो, ये फूड और डेली नेसेसरी चीजें इन्हें दे रहे हैं और इनसे काफी ज्यादा कीमती चीजें वसूल कर रहे हैं, और ये जो चीज ये से देता है, विवी कहता है इसके बारे में ब्लॉक नहीं जानते ये कितनी ज्यादा जरूरी चीज है, और ये मर्चेंट इन ब्लॉक्स को यूज कर रहा है और इन्हें पागल बना रहा है। इतने में वो सोचता है कि क्या मुझे आगे बढ़ के इन्हें बताना चाहिए, लेकिन अगर मैं आगे बढ़ा तो इन्होंने मुझे पहचान लिया तो यहाँ काफी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है। इतने में हमें एन दिखाई जाती है जो इनसे लड़ रही थी कि ये डील काफी ज्यादा अनफेयर है, मैंने तुम्हें एक डायमंड दिया है जिसके बदले तुम सिर्फ मुझे एक सिटा दे रहे हो। इतने में ये पर्सन कहता है, तो चलो आप ही बताओ कि आपको क्या चाहिए। वो चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे एक नहीं, मुझे कम से कम 2 सीटें तो चाहिए इसके बदले में। साथ ही वो इन 2 सीटों को लेके काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बीवी से कहती है, देखा। बीवी कहता है कि ये लोग काफी ज्यादा पागल बनाए जा रहे हैं इस मर्चेंट की तरफ से, और यहाँ ये तीनों भी इस चीजों के लिए इनसे लड़ रहे थे। ये पर्सन इनसे काफी ज्यादा घबरा जाता है कि ये क्या कर रहे हैं। साथ ही वो अपने मतलब की चीजें लेके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन इस मर्चेंट को काफी कीमती चीजें देने के बाद, और ये मन में सोचता है कि ये ब्लॉक तो काफी ज्यादा बेवकूफ है, ये मुझे इतनी बेहतरीन चीजें लेके मेरे से कुछ कम वैल्यू की चीजें लेके सेल
सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतने में ये बच्ची आती है और कहती है एक्सक्यूज मी, मैं कुछ लाई हूँ और जो मैं चाहती हूँ क्या मुझे मिल सकता है? वो कहता है हाँ बिल्कुल, दिखाओ आप क्या लाई हो। इतने में वो उसे स्टोन दिखाती है और कहता है ये बेकार स्टोन, तुम मेरा वक्त जाया कर रही हो, चलो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और उसके हाथ से स्टोन पकड़ के दूर फेंक देता है और कहता है चलो जल्दी से यहाँ से निकलो। वो बच्ची अपने स्टोन्स को देख के काफी ज्यादा रो रही थी और वो कहता है ये स्टूपिड बच्चे भी और बारबेरियंस भी कितने ज्यादा पागल हैं। उस बच्चे को देख के कहता है कि अगर मैं इसे एज अ स्लेव सेल करूं तो मुझे इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलने वाली है। इतने में एक पर्सन आगे बढ़ता है जो उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है हे मर्चेंट। वो जैसे ही पीछे देखता है तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और उसके सर पे हाथ रखने वाला वीवी था। वीवी से कहता है कि जो ट्रेड के बारे में तुम सोच रहे हो वो इलीगल और इनवैलिड ट्रेड है। एंड इस सीन को देख के काफी ज्यादा शौक थी और कहती है विकर, और ये किस जुबान में इससे बात कर रहा है? इतने में वो घबराता हुआ कहता है कि इंपीरियल लैंग्वेज तुम कैसे बोल लेते हो? चलो जो भी है, माजरत, मिसअंडरस्टैंडिंग से मैं ये बोल गया। वीवी से कहता है कि एक ब्लॉक बच्ची को एज अ स्लेव सेल करना, क्या ये तुम गलती से बोल गए हो? चलो अभी के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो तुम आज अनफेयर ट्रेड कर रहे हो इसे अभी ये भी रोक दो। वो कहता है अनफेयर ट्रेड? तुम्हें क्या पता ये अनफेयर ट्रेड है? उसे बताता है कि मैं इन सब मार्केट्स के बारे में बहुत भी जानता हूँ। ये आगे बढ़ता हुआ मन में सोचता है कि यही इंपीरियल मैन है जो इस लैंग्वेज के बारे में जानता है। और वो कहता है कि अगर तुम इसके रिटेल प्राइस के बारे में जानते हो तो चलो मुझे बताओ, मैं तुमसे डरता तो नहीं हूँ और मेरा इसके पास परमानेंट है। वो कहता है कि तुम मुझे सिर्फ बच्चा समझ रहे हो लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। इतने में वीवी से कहता है कि ये जो कॉइन पर है सिर्फ ये 100 गोल्ड्स का है, लेकिन जो तुमने डायमंड रिसीव किया है वो $2 मिलियन का है। साथ ही ये सुन के काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और ये ऑक्स बियर्ड जो तुमने फ्री में लिए हैं, अगर तुम इसे ग्राइंड करो तो ये $1 मिलियन के हैं। और ये सींग तुम मेडिसिन में भी यूज करके अच्छी कीमत हासिल कर सकते हो। वो ये सुन के काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है ये बच्चा तो मार्केट के एग्जैक्ट प्राइस के बारे में कैसे जानता है? और इतने में वीवी कहता है ये जो स्वीट कैंडी क्या है तुम इन्हें सेल कर रहे हो, तुम्हें पता है ये कितना ज्यादा पॉइजन ड्रग है जिससे ये काफी ज्यादा बीमार हो सकते हैं और हो सकता है ये इससे मारे भी जाएं। इतने में वो स्वीट कैंडी को जोर से पकड़ता हुआ ब्लॉक्स की लैंग्वेज में उन्हें कुछ बताता है और उस कैंडी को तोड़ डालता है, जिससे ये काफी ज्यादा गुस्से में वीवी को देखता है। साथ ही ये सैनिक उसका आगे बढ़ता है और कहता है सर यहाँ क्या चल रहा है? वो कहता है कि डैम, यहाँ एक पर्सन है जो हमारे बारे में जान चुका है। इतने में एन आगे बढ़ती है और कहती है अभी तुमने ड्रग और बॉडी के बारे में जो कहा क्या वो सच है? वीवी कहता है हाँ बिल्कुल वो सच है। एन आगे बढ़ते हुए कहती है हमारी वैली को तबाह करने के लिए इन्होंने इस शील को हमारी जनरेशन को सेल किया। इतने में वो मन में सोचता है कि चलो जल्दी से मुझे इस प्लेस से निकलना है और उन्हें कहता है एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। साथ ही उस पे एरो से अटैक किया रहता है और वो इस सीन को देख के काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और ये अटैक एन की तरफ से किया रहता है और ये सैनिक काफी ज्यादा हैरानगी से देख रहे थे। और ये ब्लॉक से कहता है यू पॉस्टर्स, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे पे हमला करो। लोगों ने जिन्होंने इनसे ये स्वीट कैंडी बाय की थी इसे देख के काफी ज्यादा शौक थे और दूसरी तरफ एन इस पे काफी ज्यादा गुस्सा आती है और ये कहता है शिट, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वो सबसे कहता है चलो सब अपनी चीजें पकड़ो और वो जल्दी से वहाँ से भाग निकलते हैं। बीवी कहता है कि तुमने इन्हें यहाँ से क्यों जाने दिया? इस मर्चेंट ने तो हमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। एन कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं इन्हें यहाँ से जाने दूंगी? वो बीवी को बताती है कि ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है और इसे इंजर्ड करके यहाँ से भगाने की भी एक हंटिंग टेक्निक है। और वो कहती है कि ये इस इंजरी से यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। और यहाँ ये चिल्लाते हुए कहता है कि इन ब्लॉक बास्टर्स ने हमारी चीजों को हथिया लिया है और वो इस जगह स्टे करते हैं। और वो एक दूसरे से कहती हैं कि चलो सब लोग बैटल के लिए तैयार है ना, वो किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं। और हम देखते हैं जंगल से ईगल उड़ती हुई आती है और इस लड़की के हाथ पे बैठती है। ऐसे में एन बीवी को बताती है कि जिसने भी ब्लॉक से गद्दारी की है उसका अंजाम बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। और वो बीवी को बताती है कि ये मेरी स्लॉन्गर एनिमल है और वो काफी ज्यादा खतरनाक मोड में लग रही थी। और अब हम इन सैनिक को देखते हैं जंगल से बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ ये पर्सन कहते हैं सर स्मगलर, आज तो बारबेरियन ने आपको सरप्राइज ही दे दिया है, अब आप इन बारबेरियंस पे ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें यहीं खत्म कर डालो। ये इसे कहता है कि तुम फर्स्ट टाइम इस फॉरेस्ट के अंदर आए हो तो तुम इस सीन के बारे में नहीं जानते, इतना भी आसान नहीं है इन बारबेरियंस को यहाँ खत्म करना। वो कहता है तुम इनसे इतना ज्यादा क्यों डर रहे हो? अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें तुम्हारी अर्निंग में से मुझे हिस्सा देना पड़ेगा। और कहते हैं चलो क्या मैं अपना हिस्सा फीलिंग इवेंट के लिए पक्का समझू? ये काफी हैरानगी से इसकी तरफ देखता है और कहता है ये कहना क्या चाह रहा है? वो कहता है ठीक है, जो तुम चाहते हो वैसे ही होगा। वो कहता है चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इन बारबेरियंस को मैं किस तरह खत्म करूंगा। और यहाँ ये दोनों अपनी सिगरेट जलाने के पीछे लड़ रहे थे। ये पर्सन इसे कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा सिगरेट नहीं लगाऊंगा। तुमने नहीं सुना कि फॉरेस्ट में एक ही माचिस से 3 सिगरेट नहीं जलाए जाते, नहीं तो वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। इतने में ये कहता है नहीं, मैं इन मन
गलत बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता। साथ ही एक एरो से इस पे अटैक होता है और ये उसे टाइम मारा जाता है। दूसरे पे भी एरो से अटैक किया रहता है और ये मारा जाते हैं। और अब इस पर्सन पे भी ओरा से अटैक किया रहता है। ये जैसे ही देखता है कि इसके सारे साथी मारे गए तो ये काफी ज्यादा डर जाता है और ये चिल्लाता हुआ जाता है कि जो भी सिगरेट पी रहा है वो जल्दी से फेंक दे, ये बारबेरियंस इन सिगरेट के थ्रू ही तुम्हें खत्म करेंगे। और ये चिल्लाते हुए कहती है कि सिगरेट गिरने से पहले ही तुम इनका काम तमाम करो और इन्हें दिखाओ कि बारबेरियंस ट्राइब कितना ज्यादा खतरनाक है। फिर ही कहता है कि ये बारबेरियंस के एक एक पर्सन का अटैक जहाँ ये जा रहे हैं वहाँ ही जाके लगता है ये सिर्फ एक सिगरेट की लाइट की रोशनी से ही इन्हें खत्म करी जा रही है। इतने में ये पर्सन आगे आता है और कहता है हे स्लेव, जो तुमने कहा था मैंने वो तैयार कर दिया है। बीवी कहता है अब मैं स्लेव तो नहीं रहा। वो कहता है चलो जो भी है इस डिटेल में हम बाद में जाएंगे। यहाँ ये चिल्लाता हुआ कहता है कि मोक्स तुम अपनी मैजिक शीट को ओपन करो और ओरा पर्सन तुम अपनी ओरा पावर से इस एरो को कंट्रोल करो। साथ ही एक ओरा एरो थ्रो किया रहता है जिसके साथ उन्होंने इस ड्रम को स्टैब्लिश किया था और वो एरो इस दराज पे जाके फिट हो जाते हैं जिससे वो काफी ज्यादा ड्रम्स इनके हेड पे छोड़ देते हैं। और वो देखते ही साथ ये कहते हैं ये तो एक फायर ब्रूटल्स है, रुको। इतने में ही उसमें से ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो ऑयल निकलता है तो वो अपने एरो से इस ड्रम पे हमला कर डालते हैं जिससे एक खतरनाक ब्लास्ट होता है और ये सारे सैनिक चल के राख हो जाते हैं। पीछे खड़ा ये पर्सन देखता है और मन में सोचता है कि ये तो फायर ऑयल था और इन्होंने एरो से ही इसे जला के तबाह कर डाला है। लेकिन ये बास्टर्ड बारबेरियंस इतने ज्यादा स्मार्ट कैसे हो गए हैं। साथ ही बीवी उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे बीवी को देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। तुम वही बास्टर्ड हो जिसकी वजह से मेरा प्लान तबाह हो चुका है। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम मुझे बहुत ज्यादा पछताओगे। ये देखो मेरे पास अंडरडॉग सिटी का अपार्टमेंट है, अगर तुम मुझे खत्म करोगे तो न्यू वॉइस काउंसलर की तरफ से मुझे अपार्टमेंट दिया गया है तो बास्कर विलेज क्लैन तुम्हें खत्म कर डालेगी। इतने में वो आगे बढ़ता है और कहता है क्या विकर ने ये तुम्हें दिया है? वो कहता है हाँ बिल्कुल, विकर काफी ज्यादा फेमस है तो तुम उसके रूल्स को नहीं टुकरा सकते। इतने में उसे कहता है ये एक फेक कोड है, विकर तो तुम्हारे सामने खड़ा है, वो मैं ही तो हूँ। इतने में उसे काफी हैरानगी से देखता है और कहता है नहीं, तुम्हारा स्किन कलर तो पहले से काफी ज्यादा बदल गया है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साथ ही वो उसे अपने एरो से खत्म कर डालता है और कहता है ये तुम्हें बास्कर विले के फेक कोड बनाने की पनिशमेंट मिली है। इतने में एन आगे बढ़ती और कहती है स्लेव अब वक्त खत्म हो चुका है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। वो कहता है मैं तुम्हारा गुलाम नहीं रहा। इतने में ये एरो को इनसे रोकते हैं और कहती हैं कि अब मुझे और एरो की आवाज क्यों नहीं आ रही। और जैसे ही इसे हटाते हैं और कहते हैं बारबेरियन बास्टर्स यहाँ से भाग चुके हैं। ये पर्सन कहता है कि जल्दी से हमें उनके पीछे भागना है, अब हम इन बास्कर्स को खत्म यहीं कर डालेंगे। साथ ही हम देखते हैं मैडम ऑफ एटलैक इस शोर की वजह से जाग चुकी थी। वीवी देखता है कहता है ये तो वही मॉन्स्टर है। वो वीवी को बताती है हाँ तुम्हारी अटैकिंग स्ट्रेटेजी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे हो सकता है अब तुम इस मैडम को भी खत्म कर डाल सको और अब तुम एक पक्के बारबेरियन बन चुके हो। वीवी कहता है हाँ काफी समय से मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन ये एक सेलिब्रिटी है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतने में हमें मैट्रियाज दिखाई जाती है जो वीवी को कहती है चलो अब मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ कि तुम हीरो स्प्रिंग में जा सकते हो। जैसे तुमने पहले हमारे विलेज को काफी ज्यादा फोड़ दिया और अभी ट्राइब के एक पर्सन को भी नुकसान दिए बगैर तुमने इन सबको खत्म करके यहाँ से भगा डाला। इसके साथ तुम काफी ज्यादा ब्रेव वॉरियर भी बन चुके हो। और उसे शाबाश देते हुए कहती है कि जैसे हमारे काफी ज्यादा वॉरियर्स उस ड्रग की वजह से बीमार हो चुके हैं और इसमें तुम आगे बढ़े और हमारे विलेज को तुमने बचाया। इतने वो एन से कहती है कि आज जैसे फुल मून नाइट है एन, तो विकर को स्प्रिंग वाटर पे ले जाओ। एन कहती है बिल्कुल मदर। आगे बढ़ते हुए वीवी के गले में हाथ रखती है और कहती है चलो अब मैं तुम्हें उस असल पानी का मजा चखाऊंगी। और कहती है देखो ये बगैर तुम्हें किस तरह देख रहा है, इसे फिर भी नहीं शर्म आ रही, ये तुमसे बहुत ज्यादा जलता है और देखो गुस्से में इसकी क्या हालत बन चुकी है। इतने में विकर को याद आता है कि उस पर्सन ने मुझे बताया था कि इस बारबेरियन ट्राइब में एक शमान है जो इस फॉरेस्ट मैन की इसकी मदद करता है और कहता है कि एक दिन मैं इस शमान को भी यही खत्म कर डालूंगा। और फिर हम अंधेरी रात का सीन देखते हैं जहाँ विकर अब इस स्प्रिंग वाटर में उतर चुका था। वीवी अब काफी ज्यादा सुकून महसूस कर रहा था और कहता है कि अब मेरी माना पावर काफी ज्यादा क्लियर हो चुकी है और मेरे जो बोन्स और मसल क्रैक हुए थे अब वो अपनी जगह पे वापस आ चुके हैं और मैं पहले से काफी ज्यादा सुकून दे महसूस कर रहा हूँ। और वो कहता है कि स्टैक रिवर से कुछ कम इस रिवर का इफेक्ट है लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। और कहती है कि ट्राइब लीडर ने तुम्हारे साथ साथ मुझे भी कहा था इस स्प्रिंग वाटर में उतरने का, जिस वजह से मैं इसमें उतर चुकी हूँ और ये एक ट्राइब के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर उतरना और बहुत ही ज्यादा फायर की बात भी है। और अभी मैं लॉर्ड ऑर्डिनरी के बारे में सोच रही हूँ जिसने स्प्रिंग वाटर को डिस्कवर किया। विवी कहता है एल्डोनी। वो विवी को बताती है कि हाँ बारबेरियन में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन था जो मैडम ऑफ एटलैक के साथ अकेला ही लड़ लेता था, उसका नाम एडोनी था जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर था जिसे सब बारबेरियन अपना लेजेंड मानते हैं। उसने ही इसे तलाश किया था। विवी कहता है क्या वाकई? वो गुस्से से विवी को कहती है हाँ तुम काफी ज्यादा अजीब बातें नहीं करते कभी कभी।
इतने में ही वो मन में मन सोचती है कि मेरी मोम ने कहा था कि जब ये लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जैसे ही ये हीरो स्प्रिंग वाटर में उतरेगा तो इसकी बॉडी के आर पार्ट बेहतरीन हो जाएंगे, इससे ये प्रॉपर मैन वापस से बन जाएगा, तो ये एज अ हस्बैंड बहुत ही बेहतरीन मटेरियल है। तो अब मन में सोचती है कि आज ही वीवी को मैं अपना बना के छोड़ूंगी। और दूसरी तरफ वीवी उस वाटर में अपनी बॉडी को स्टेबल कर रहा था और वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रहा था। इतने में वो वीवी की तरफ बढ़ती है और कहती है कि टू बी ऑनेस्ट मैं जानती थी कि ये मर्चेंट हमारे से बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, लेकिन मुझे इस कदर उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज्यादा मुनाफा ले रहा है। अगर तुम आज ना होते तो मैं ये सीन कभी भी नहीं कर सकती। वीवी कहता है अच्छा और मुस्कुराता है। वो कहता है कि तुम क्यों हंस रहे हो, मैं इस डायमंड की प्राइस जानती हूँ, इस कोन से तो बहुत ही ज्यादा है। वीवी कहता है अच्छा तो चलो बताओ ये कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो कहती है 20 कोन्स। वीवी कहता है नहीं। वो कहती है 30। वीवी कहता है नहीं ये बहुत ही ज्यादा कोन्स बाय कर सकती है हम सिर्फ एक डायमंड से। ये सुन के काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। कहती है वाकई क्या हम इतने ज्यादा कौन सिर्फ एक डायमंड से बाय कर सकते हैं। वो कहती है अच्छा मेरे गुलाम मैं इस बारे में जानती हूँ। साथ ही वो अपने मुंह पे हाथ रखती हुई कहती है कि और साथ ही कहती है कि वीवी तुम्हारी लॉजिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो तुम्हें काफी ज्यादा डिफरेंट बनाती है बाकी सबसे। वीवी कहता है ये मैटर नहीं करता और वो वीवी से पूछती है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से और स्लेव इन दोनों में से किससे बुलाया करूँ। वीवी कहता है कि मैं इन बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता। वो कहती है फिर भी मुझे तुम्हें किस नाम से बुलाना चाहिए। वीवी कोई जवाब नहीं देता। वो साथ ही वीवी के पास पहुंच चुकी थी। वीवी इस सीन को देख के थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहती है तुम ऐसी चीजों को नहीं पसंद करते। इतने में वो वीवी के होंठों पे हाथ रखते हुए कहती है तो चलो मैं इन चीजों को क्लियर कर देती हूँ, मैं तुम्हें स्लेव और विकर दोनों ही नहीं बुलाना चाहती, जो मैं तुम्हें बुलाना चाहती हूँ वो कहते हुए साथ ही वो वीवी की तरफ बैडली आगे बढ़ती है। इतने में काफी ज्यादा बच्चे उस स्प्रिंग वाटर में छलांग मारते हुए शॉट करते हैं और वो उन बच्चों को देख के काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वो इन सबको देख के कहती है ओए बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इतने वो कहते हैं ब्रदर विकर हम आपके साथ खेलने के लिए आए हैं। विकर मन में सोचता है कि अगर ये मुझे स्लेव और विकर नहीं कहना चाहती तो ये मुझे कहना क्या चाहती है। इतने में वो काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है इन्होंने हमारी प्राइवेट स्पेस को खत्म कर दिया है। साथ ही वो कहती है चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ नहीं तो इस वाटर का इफेक्ट आधा रह जाएगा। वो कहते हैं नहीं हम तो नहीं यहाँ से जा रहे, हम तो तुम्हारी स्ट्रिंग की हरकतें यहीं बैठ के देखेंगे। इतने में वो काफी गुस्से में इन्हीं की तरफ देखती है। साथ ही ये पर्सन आगे बढ़ता है और कहता है कि मेट्रियाज का हुक्म है कि जिन बच्चों को ड्रग पॉइजन दिया गया था उन्हें इस वाटर में छोड़ा जाए ताकि वो जल्दी रिकवर हो सके। इतने में कहती है मदर मेरी माँ ने ही मुझे पागल बना दिया है। साथ ही ये पर्सन विकर से कहता है हेलो विकर। विकर उसकी तरफ देखता है तो वो कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया तुमने मेरी बहन को बचा लिया। साथ ही ये बच्ची भी कहती है थैंक यू और वो फिर बीवी से कहता है कि मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग में तुम्हें बहुत ज्यादा तंग किया उसके लिए मैं तुमसे माजरत करता हूँ। बीवी कहता है चलो ठीक है। वो बीवी के इस रिएक्शन को देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे माफी मांगी जिसके बदले तुम सिर्फ यही कह रहे हो। वो कहता है ओहन तमीज के दायरे में रहो, तुम हर टाइम इतने गुस्से में क्यों रहते हो। और एंड बीवी को देख के बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रही थी, ऐसे लगता है जैसे ये उसके प्यार में गिरफ्तार हो चुकी है और कहती है कि अभी भी मेरे पास काफी ज्यादा समय बचा है इसे अपनी तरफ करने का। एने वो विकर को बुलाते हुए कहती है कि ब्लॉक ऑफिशियल मेंबर बनने में हम काफी ज्यादा खुश हैं और ये सब बच्चे भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फिर हमें 2 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। अब हम ये सीन नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि 2 साल बाद इन दोनों का क्या बना।